मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मानेगा। साले का अंगूठा काट कर पेपर पर लगवा देते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अधिराज ने पुखराज से कहा। वो लोग दामोदर के सामने अपना सिर पीट पीट कर थक गए थे, लेकिन दामोदर टस से मस नहीं हो रहा था। पुखराज के सारे दांवपेच दामोदर की जिद के आगे बेकार हो गए थे। अब उन तीनों भाइयों के सब्र का बांध टूट रहा था। उधर दामोदर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो एक ऐसे सिपाही की तरह लग रहा था जो भले ही दुश्मन की मान में बैठा हो, लेकिन उससे मरने का कोई खौफ नहीं था। ऋषिराज ने जब दामोदर को इस हाल में देखा तो बोला, देखा तो कैसे गेंडे जैसा बैठा है। कोई इतनी मोटी चमड़ी का कैसे हो सकता है? होगा क्यों नहीं, आखिर है तो हमारा ही खून, और हमसे मोटी इस दुनिया में किसी की चमड़ी है क्या? अधिराज ने गुस्से में कहा। ऋषिराज ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर पुखराज की तरफ देखते हुए बोला, भैया मैं आरी गर्म करवा कर लाता हूं, एक ही बार में इसका अंगूठा हाथ से अलग हो जाएगा। इतनी जल्दी तो एकलव्य का अंगूठा भी नहीं कटा होगा जितनी जल्दी इसका कटेगा। और इतना कहते ही ऋषिराज अपने आदमी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो आरी के लिए अपने आदमी से कह पाता, पुखराज ने कहा, रुको। उसकी बात सुनते ही ऋषिराज रुक गया। पुखराज भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने से दूर बैठे दामोदर की तरफ देखते हुए बोला, अगर चमड़ी मोटी हो तो उसका ढोल बहुत अच्छा बनता है। क्यों ना अंगूठे को काटने से पहले थोड़ा ढोल बजा लिया जाए? अधिराज और ऋषिराज ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि पुखराज किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था। पुखराज ने अपने एक आदमी को देखा जो हाथ में चाबुक लिए खड़ा था। पुखराज खूंखार नजरों से उस आदमी की तरफ बढ़ा और उसके हाथ से चाबुक ले लिया। जैसे उसके हाथ में चाबुक आया तो उसने दामोदर को देखा। दामोदर समझ गया था कि पुखराज के इरादे क्या थे, फिर भी उसे चाबुक से डर नहीं लग रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। पुखराज दामोदर की इस मुस्कान से खिंच उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दामोदर को डर क्यों नहीं लग रहा था। ऐसे में उसने दामोदर की तरफ बढ़ते हुए कहा, बहुत खुशी हो रही है क्या? हंस और हंस, क्योंकि जब ये चाबुक तेरी खाल उधेड़ेगा तो हंसना तो क्या रोना भी भूल जाएगा। और इतना कहते ही पुखराज चाबुक ताने दामोदर के सामने खड़ा हो गया। पुखराज की बातें सुनते ही दामोदर ने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, क्या बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी जल्दी नीचपन पर उतर आओगे। कोई बात नहीं, उधेड़ो, तुम्हें मेरी जितनी खाल उधेड़नी है उधेड़ो। आज तुम मेरी खाल उधेड़ोगे और मेरा टाइगर तुम्हारी, वो भी पूरी दुनिया के सामने। जैसे पुखराज ने दामोदर के मुंह से टाइगर का नाम सुना तो उसके खून में गुस्से का एक उबाल आ गया और उसने चिल्लाते हुए चाबुक तान लिया। ऋषिराज और अधिराज भी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वो चाबुक दामोदर के कंधे पर लगता और उसमें से थोड़ा सा मांस निकलकर खून रिसने लगता। इधर दामोदर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पुखराज ने चाबुक ताना, चाबुक हवा में आया। दामोदर और बाकी लोग उस चाबुक को ही देखते रहे। तभी बेसमेंट से एक आवाज आई, रुकिए सर। जैसे ही पुखराज ने वो आवाज सुनी तो उसकी लय बिगड़ गई। उसके हाथ में वो मौजूद चाबुक ढीला पड़ गया और वो पलट कर देखने लगा। उसने पाया कि उसका एक आदमी सीढ़ियों पर खड़ा था और उसके हाथ में फोन था। उसने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, अम्मा जी आपसे बात करना चाहती है। उस आदमी के मुंह से अम्मा जी का नाम सुनते ही पुखराज, अधिराज और ऋषिराज सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे थे। इतने में उस आदमी ने आगे कहा, आप तीनों का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। जैसे उस आदमी की बात खत्म हुई तो अधिराज आगे आया और उसने उस आदमी के हाथ से फोन लेकर अपने कान पर लगा लिया। हेलो जी दादी, जी क्या? जी ठीक है, अधिराज ने कहा। अम्मा जी ने उधर से जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद अधिराज के चेहरे का मानो रंग उड़ गया था। पुखराज और ऋषिराज भी इस चीज को भाप गए थे कि कहीं कुछ गड़बड़ थी। ऐसे में जैसे ही अधिराज ने फोन रखा तो पुखराज और ऋषिराज भागते हुए उसके पास आए और ऋषिराज ने कहा, क्या हुआ? अधिराज ने एक गहरी सांस ली और पुखराज की तरफ देखते हुए कहा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उधर जब अम्मा जी के फोन से अधिराज की हालत खराब हो गई थी तब इधर मार खाए अर्जुन की भी नींद खुल गई थी। जैसे ही उसने होश संभाले तो उसकी आंखें चौंधिया गई।
उसकी आंखों में बहुत सारी रोशनी पड़ रही थी। ऐसे में अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें मीच ली थी। 1 2 3। अर्जुन ने मन ही मन गिनती गिनी और उसके बाद फिर से आंखें खोली। इस बार उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। अर्जुन ने पाया कि वो एक कमरे में था। जब अर्जुन ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो पाया कि कमरा काफी सुंदर था। लेकिन मैं यहां आया कैसे? अर्जुन ने अपने आप से सवाल किया। यह एक ऐसा सवाल था जिसका अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसे अपने बदन के हर अंग पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसे अचानक से ऐसा एहसास हुआ जैसे उसका माथा किसी ठोस चीज से बहुत जोर से टकराया हो। भले ही उसने अपनी आंखें खोल ली थी और वो आसपास भी देख पा रहा था, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग भी चक्कर खा रहा था। जैसे ही अर्जुन ने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। हाथ पैर मारकर उसने अपनी रस्सियों को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां ढीली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार अर्जुन ने रस्सियों से हार मान ली और थक कर निढाल हो गया। लेकिन मैं आया कैसे और मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूं? अर्जुन ने अपने आप से सवाल किया। जैसे इस बार उसने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो अचानक से उसके दिमाग में उसकी वो थाली उभर आई जो उसने जेल में खाई थी। उसे याद आया कि खाना खाते हुए वो कालिया नाम के एक आदमी से मिला था। भले ही वो कालिया से पहली बार मिला था, लेकिन थोड़ी सी देर में ही उन दोनों की पक्की दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे दोनों बचपन के दोस्त हो। उसके बाद मुझे कमजोरी और थकान सी महसूस होनी शुरू हो गई थी और उसके बाद अर्जुन ने अपने आप से कहा और कहते कहते रुक गया, क्योंकि उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। हो ना हो इसमें जरूर उस कालिया का ही कोई हाथ था, अर्जुन ने अपने आप से कहा और अगले ही पल अर्जुन की आंखों में कालिया के लिए गुस्से की आग धधक उठी। उसने प्रण ले लिया था कि वहां से निकलने के बाद वो सबसे पहले कालिया को सबक सिखाने वाला था। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और 5 आदमी एक एक करके उस कमरे में दाखिल हो गए। अर्जुन ने उन 5 को चौंधियाई नजरों से देखा। वो उनमें से एक भी आदमी को पहचान नहीं पा रहा था। अर्जुन को जब उन आदमियों को देख घबराहट महसूस हुई तो उसने पूछा, कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? हाँ? और मैं यहाँ कैसे आया? और मुझे किसने बांधा? अर्जुन की आवाज किसी मरियल पिल्ले जैसी हो गई थी। उन 5 को अर्जुन के ऐसे हाल पर हंसी आ रही थी। उन्होंने अर्जुन के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और सब एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। उन लोगों के चेहरे और आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब था। वो यहाँ अर्जुन के सवालों के जवाब देने नहीं, बल्कि अपना काम करने के लिए आए थे। लेकिन अर्जुन अभी भी अपने सवालों में ही उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जेल के बाहर था या जेल के अंदर। अगर मैं जेल के अंदर हूं तो जेल में पुलिस कहाँ है? और अगर मैं जेल से बाहर हूं तो तब पुलिस कहाँ थी जब मुझे जेल से बाहर लाया जा रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 5 पुलिस वाले ही है? अर्जुन ने अपने आप से सवाल किया, लेकिन उसके पास अपने सवालों के कोई जवाब नहीं थे। गुस्से से झुंझलाए अर्जुन ने अपने सवालों के जवाब पाने के लिए एक आखिरी पैंतरा अपनाया। उसने अपने सामने खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मेरा बाप कौन है? अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे यहां बांधा हुआ है तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। अर्जुन ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो उन लोगों में से किसी का मुंह नहीं खुलवा पाया। ऐसे में उसने दोबारा कहा, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? और इतना कहते ही अर्जुन ने फिर से अपने आप को रस्सियों से आजाद करने की नाकाम कोशिश करना शुरू कर दी थी। वो किसी मछली की तरह तड़प रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले थे। इस एहसास भर ने उसे अंदर तक डरा दिया था कि वो अकेला है। उसे अपनी जिंदगी में आज तक इतना डर कभी नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। ऐसे में उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? या सब के सब बहरे हो? फिर से उन लोगों में से किसी ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अर्जुन आके बोला, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए?
10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, बोलो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, जितना चाहिए मैं दूंगा। बस मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। अर्जुन अपने आप ही उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन इस बार भी उसे उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला था। ऐसे में अर्जुन मन ही मन उन लोगों को गाली दे रहा था। तभी फिर से उस कमरे का दरवाजा खुला। जैसे ही अर्जुन को दरवाजे की खुलने की आवाज आई तो उसकी सांसें अटक गई। दरवाजे पर कौन था ये देखने के लिए अर्जुन ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाई और दरवाजे पर खड़े उस आदमी के चेहरे को देखकर अर्जुन की धड़कनें रुक गई। उसका गला सूख गया था, उसकी सांसें टूट गई थी। उसकी आंखों के सामने अभिनव खड़ा था। अभिनव को देखते ही अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने अपने आप से कहा। अभिनव को देखते ही उसे सारा माजरा समझ में आ गया था। उसे समझ में आ गया था कि अभिनव ही उसे यहां लेकर आया था। अभिनव ने उसे कुर्सी से बंधवाया था और वो आदमी जो उसकी आंखों के सामने खड़े थे वो अभिनव के ही आदमी थे। जैसे ही अर्जुन के दिमाग में ये गुत्थी सुलझी तो उसका खून खौल उठा। उसे अभिनव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और अभिनव को देखकर जोर से चिल्ला पड़ा। अर्जुन की चीख सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो मन ही मन मुस्कुराया और फिर एक गंभीर और खतरनाक चेहरे के साथ अर्जुन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हुआ और अर्जुन को देखने लगा। अर्जुन अभी भी छटपटा रहा था। ऐसे में अभिनव उसे देख मुस्कुराया और बोला, तुम काफी जोश में नजर आ रहे हो। अर्जुन ने गुस्से में अपना चेहरा भींचते हुए कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे यहां से जाने दो। अभिनव उसकी बात सुन जोर से हंसा और बोला, अरे यार, इस हालत में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही होता तो मैं तुम्हें यहां लाता ही क्यों? हाँ? तुम्हारा यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। अभिनव ने अचानक ठंडे सुर में कहा। अर्जुन भी समझ गया था कि अभिनव के इरादे बहुत खतरनाक थे। ऐसे में उसने छटपटाते हुए रस्सियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन जब रस्सी नहीं खुली तो उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अभिनव। अभिनव ने जैसे ही अर्जुन के मुंह से यह बात सुनी तो उसने पलटकर अपने एक आदमी को देखा और उसे कुछ इशारा किया। अभिनव का एक आदमी उसका इशारा समझ गया और वो कमरे से बाहर जाने के लिए निकल गया। तभी अभिनव धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ है कि तुम कहाँ हो। यहां रहते हुए तो तुम मरोगे ही मरोगे, लेकिन अगर तुम